नमस्कार दोस्तों, नमो आईएएस में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के अभ्यास प्रश्न से। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में रेलवे स्टेशनों को बढ़ाना और आधुनिक बनाना है। 7,000 स्टेशनों में से 1415 को पुनः विकास के लिए चुना गया है। इसका सही जवाब है दोस्तों बी, केवल 2। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी, अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में रेलवे स्टेशनों को बढ़ाना और आधुनिक बनाना है, अतः कथन 2 सही है। गौरतलब है कि साल 2023 में भारतीय रेलवे ने 3.52 बिलियन यात्रियों की सेवा प्रदान की। इसके तहत 7,000 स्टेशनों में से 1321 को पुनः विकास के लिए चुना गया, अतः कथन 2 सही नहीं है। आइए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। अपस्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपस्फीति तब होती है जब मुद्रास्फीति दर शून्य से नीचे गिर जाती है और साथ ही आमतौर पर पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट आती है। यह आमतौर पर आर्थिक अनिश्चितता के समय में होता है, जब बेरोजगारी के उच्च स्तर के साथ साथ वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग कम होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। अपस्फीति एक आर्थिक स्थिति होती है जिसका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जब कीमतें गिरती हैं तो मुद्रास्फीति की दर 0% से नीचे चली जाती है, अतः कथन एक सही है। अपस्फीति आर्थिक समृद्धि को शिथिल कर देती है। यह आमतौर पर आर्थिक अनिश्चितता का काल होता है, जब वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग कम होती है, साथ ही बेरोजगारी का स्तर भी ऊंचा होता है, अतः कथन 2 सही है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी। देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। यदि यह प्रश्न उठता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निश्चय अंतिम होता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, किंतु उसके पास वित्त विधेयक में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। आइए देखते हैं। इसका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, अतः कथन एक सही है। यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निश्चय अंतिम होगा, अतः कथन 2 सही है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, किंतु उसके पास वित्त विधेयक में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त है, अतः कथन 3 सही है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ओडिसियस लूनर लैंडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओडिसियस चंद्र लैंडर ने 50 से अधिक वर्षों में पहली यूरोपीय संघ की चंद्रमा पर लैंडिंग में सफलता हासिल की है। लूनर लैंडर को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थितियों का आकलन करने के लिए बनाया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 नहीं 2। आइए देखते हैं सही जवाब। ओडिसियस लूनर लैंडर ने 50 से अधिक वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली चंद्रमा लैंडिंग में सफलता हासिल की है। यह चंद्र परिदृश्य पर निजी अंतरिक्ष फार्मों की प्रारंभिक उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। लूनर लैंडर को
लूनर लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थितियों का आकलन करने के लिए बनाया गया है, जो पानी की मात्रा और इसकी पहुंच जैसे कारकों को मूल्यांकन में सहायता करता है। अतः कथन 2 सही है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होते हैं। CIC में नियुक्तियां भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश CJI की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। आइए देखते हैं। CIC का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। अतः कथन 1 सही है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते। अतः कथन 2 सही है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। इसका उत्तर होगा दोस्तों B केवल 2। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। चयनित स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP के सभी पहलुओं को प्रदर्शन करने वाले और पड़ोसी स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले मॉडल संस्थानों के रूप में कार्य करेंगे। इस योजना के तहत स्कूलों को पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं को एकीकृत करते हुए ग्रीन स्कूलों में परिणत किया जाना है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। आइए देखते हैं दोस्तों। B केवल 2। यह वर्ष 2022 में घोषित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। चयनित स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सभी पहलुओं का प्रदर्शन करने वाले और पड़ोसी स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले मॉडल संस्थानों के रूप में कार्य करेगा। अतः कथन 2 सही है। PM श्री स्कूलों को पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं को एकीकृत करते हुए ग्रीन स्कूलों में परिणत किया जाएगा। अतः कथन 3 सही है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत प्राप्त धन का उपयोग करके राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में EMRS स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों में गैर अनुसूचित जनजाति वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की स्थापना देश भर में EMRS की स्थापना के प्रबंध के लिए की गई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों B केवल 2। ठीक है, ये देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत प्राप्त धन का उपयोग करके राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में EMRS स्थापित किए जाते हैं। अतः कथन 1 सही है। इन स्कूलों में 10% सीटों पर गैर अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी NESTS की स्थापना देश भर में EMRS की स्थापना एवं प्रबंध के लिए की गई है। अतः कथन 3 सही है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र सरकार और राज्यों के बीच निकल वितरण की रूपरेखा निर्दिष्ट करता है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार विभाज्य पुल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% है। केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकर और अधिभार विभाज्य पुल का हिस्सा नहीं है तथा इसलिए राज्यों के साथ साझा नहीं किए जाते। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D में से कोई भी नहीं। आइए देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र सरकार और राज्यों के बीच निकलकर आय के वितरण की रूपरेखा निर्दिष्ट करता है। अतः कथन 1 सही है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार विभाज्य पुल ऊर्ध्वाधर में राज्यों की हिस्सेदारी 41% है। अतः कथन 2 सही है। केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया उपकर अधिभार सत्र 2024-25 के लिए उसकी सकल कर प्राप्तियों का लगभग 23% होने का अनुमान है, जो विभाज्य पुल का हिस्सा नहीं है तथा इसलिए राज्यों के साथ साझा नहीं किया जा सकता। अतः कथन 3 सही है। आइए देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 परमाणु ऊर्जा के विषय को नियंत्रित करता है। भारत की समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI नीति परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 75% तक विदेशी निवेश की अनुमति देती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सब एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं। भारत का परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 परमाणु ऊर्जा के विषय को नियंत्रित करता है। इसमें भारत सरकार परमाणु सुविधाओं के विकास, संचालन या सेवा मुक्ति में केंद्रीय भूमिका निभाती है, अतः कथन एक सही है। भारत की समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की नीति परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर रोक लगाती है, अतः कथन दो सही नहीं है। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और अन्य संबंधित सुविधाओं के लिए परमाणु उपकरण एवं भागों निर्माण के उद्योग में FDI पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका उत्तर दोस्तों ए केवल एक। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नहीं, अभी कुछ बाकी है। हाल ही में नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पैनल ने भारत सरकार के भारत परमाणु क्षेत्र में FDI की अनुमति देने की सिफारिश की है। आइए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उम्र बढ़ने को लेकर विचार विमर्श की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र से संबंधित नीति और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करते हुए आबादी की बढ़ती उम्र के हित की दिशा में सरकारी तथा सामाजिक क्षमता को बढ़ाना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं दोस्तों, उत्तर डी कोई भी नहीं। वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना पहली अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसने उम्र बढ़ने को लेकर विचार विमर्श शुरुआत किया था, कथन एक सही है। इस योजना को वर्ष 1982 में वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग द्वारा अपनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका समर्थन किया गया था। यह बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकारें और नागरिकों समाज की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करती है। यह वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती उम्र पर नीतियों का और कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है, तो कथन दो सही है। आइए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किंग कोबरा, क्रेट, ब्लैक मावा उपयुक्त में से कितने एलापिंडे सांप है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी में से कोई भी नहीं। इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में दे दिए। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।